नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो देश के हालात कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि बीजेपी कुछ अंडर प्रेशर दिखती है और इसी दबाव के चलते नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो भी कहीं ना कहीं परेशान दिखते हैं 2024 के नतीजों को लेकर। और अगर हम देश का पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि 8 साल में पहली बार यानी 2014 में पहली बार अपोजिशन यूनिटी कहीं हमें नक्शे पर नजर आती है, देश के नक्शे पर। और अगर आप नक्शा देखें तो उत्तर में नीतीश कुमार एक नए अवतार में हैं और इनका असर जो है वो झारखंड, उत्तर प्रदेश तक में महसूस किया जा रहा है। और अगर पूरब में आप चले जाएं तो ममता बनर्जी ने थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में के बाद एक थोड़ा सा फिर से वो पुराने तेवर में लौट रही हैं, फॉर्म में लौट रही हैं। दक्षिण में अगर आप जाते हैं तो केसीआर पूरे दक्षिण को बांधने में और यहाँ तक कि अपोजिशन को साथ लेके चलने में उनका भी थोड़ा कद बढ़ रहा है। और अगर पश्चिम में आते हैं तो भले ही थोड़े बहुत झटके शरद पवार को लगे हैं, लेकिन शरद पवार और ठाकरे मिलकर कहीं ना कहीं 24 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। और बीच में मध्य में अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू करी है तो एक नया करंट, एक नई ऊर्जा, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है कांग्रेस में, वो नई ऊर्जा देश की सबसे पुरानी पार्टी में दिख रही है। और अगर मैं इसको बहुत ही साफ तौर पर कहूँ तो दो इवेंट, जी हाँ, दो इवेंट हाल फिलहाल कैसे रहे फ्रॉम द अपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिनकी वजह से हमें आज लगता है कि हाँ कोई है मैदान में, हाँ कोई है जो मोदी को चुनौती दे सकता है, कोई सामने आकर खड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है। और ये दो इवेंट हैं। नीतीश ने जिस तरह से बीजेपी का दामन छोड़ा और उन्होंने समाजवादियों के साथ हाथ मिलाया, एक नई सरकार बनाई, एक नई ऊर्जा आप कह सकते हैं उन्होंने विपक्ष को दी और एक यूनिटी की बात शुरू हुई। और दूसरा इवेंट कि 8 साल के बाद ये जो भारत जोड़ो यात्रा, एक लंबी यात्रा 4-5 महीने की, कन्याकुमारी से लेकर और देश के मध्य को चीरते हुए उत्तर से लेकर कश्मीर तक, ये जो यात्रा है और इस यात्रा में अब तक तमिलनाडु, केरल में ये जो भीड़ बढ़ती चली जा रही है, लोग आते चले जा रहे हैं रोज के रोज। और देखना होगा कि जो यात्रा जैसे जैसे महाराष्ट्र में एंटर करेगी, मध्य प्रदेश में एंटर करेगी, या यूं कहें कुछ ही दिन बाद मैसूर में एंटर करेगी, बीजेपी की बेल्ट में, तब इस यात्रा को गौर से देखना होगा। और अगर कामयाबी मिलती रही, भीड़ बढ़ती रही, तो ये सच है कि जो बौखलाहट भाजपा की दिख रही है बहुत व्यवहारिक। अब ये जो विपक्ष की ऊर्जा, ये जो करंट हमें थोड़ा बहुत दिख रहा है, अगर ये ऊर्जा एक सत्ता विरोधी, एक देशव्यापी सत्ता विरोधी लहर में बदलती है तो जाहिर तौर पर ये एक परेशानी का सबब होगा मोदी के लिए, अमित शाह के लिए। और वजह यह है कि 2024 की जो भी जंग हारेगा, जी हाँ, 2024 की जो भी जंग हारेगा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्ष, हारने के बाद जिंदगी पहली जैसी नहीं रहेगी 2024 के बाद। और इसीलिए सवाल यह है कि 2024 को जीतने के लिए अमित शाह और मोदी कौन सा कार्ड खेलने जा रहे हैं, और ये कार्ड क्या है, कितना भयानक है, कितना असरदार है, आज आपको बताएंगे महाराष्ट्र के टाइगर, या यूं कहें एक बेखौफ पत्रकार अशोक वानखेड़े कई बड़े खुलासे करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले कि आप उनके खुलासे सुने, इससे पहले कि आपको मैं ये बताऊं कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ट्रैप में कहीं राहुल गांधी तो नहीं फंस जाएंगे और कहीं चीज़ें यहीं से उलटनी शुरू तो नहीं हो जाएंगी, पलटने तो नहीं लगेंगी, ये भी मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा सा सिनेरियो समझ लें और फिर अशोक वानखेड़े के खुलासे। अब दोस्तों, ये जो 8 साल नरेंद्र मोदी का जो एरा है, जो न्यू बीजेपी का जो एरा है, अगर मैं इसको रिकैप करूं
थोड़ा सा आपको पीछे ले चलूँ कुछ समझाने के लिए आसानी से, तो 2014 का जो चुनाव था उसका जो प्रिंसिपल इशू था, जो प्राइम इशू था, वो करप्शन था। यूपीए 1 और यूपीए 2 का, जहाँ कई मंत्री जेल जा रहे थे, 2G कोल स्कैम और करप्शन पर बहुत अच्छी बैटिंग मोदी ने करी। हालांकि अंडर करंट कम्युनल पोलराइजेशन ही था, लेकिन बैटिंग अच्छी करी भ्रष्टाचार पर। और अगर 2019 की बात करें तो आप देखेंगे कि करप्शन को पीछे छोड़कर मोदी ने नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को, और खासकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद उस पर फोकस किया। और क्योंकि विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा उनके सामने नहीं था, तो राष्ट्रवाद की लहर में एक बड़ी स्वीप उन्होंने ली। लेकिन बीते 8 सालों में मुझे लगता है कि चाहे डेवलपमेंट का कोई फ्रंट हो या फिर कोई इकोनॉमिक फ्रंट हो, मोदी कुछ करिश्मा नहीं दिखा पाए। और इसलिए ऐसा लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि जो उनको परिदृश्य दिखता है देश में, जो घटनाक्रम दिखता है, ऐसा लगता है कि इस बार जो कार्ड होगा 2024 में, वो कम्युनल पोलराइजेशन का कार्ड होगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। ये वही ट्रंप का इक्का है कि बीजेपी जब फेंकती है तो अक्सर कामयाब हो जाती है। अब दोस्तों, ये जो कम्युनल पोलराइजेशन की ये जो बात हो रही है, जो कम्युनल कार्ड की बात हो रही है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो बात हो रही है, ये एक तरह की मजबूरी इसलिए है कि पिछले 8 सालों में, 8 वर्षों में वो जो मोदी मॉडल, वो जो सपने दिखाए गए थे, उसे कहीं ना कहीं बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी, चरमराती हुई अर्थव्यवस्था, हमारा गिरता हुआ जो एक कह सकते हैं एक्सपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये जो पैरामीटर नीचे आ रहे हैं रुपए की कीमत के साथ साथ, और जो परेशानियां बढ़ रही हैं, और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, चीन हमारे सामने खड़ा हुआ है और हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, डिप्लोमेसी फेल हो रही है, और एक इंटरनल आप कह सकते हैं जो एक आबो हवा है मुल्क की, खासकर हिंदू मुस्लिम को लेके, उसने भी कहीं ना कहीं इस माहौल को बेहतर नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि 2024 में जिस रिपोर्ट कार्ड को जनता को दिखाने का मोदी ने वादा किया है, उस रिपोर्ट कार्ड में दम नहीं, और शायद ही वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएं। इसीलिए इस कम्युनल कार्ड की बात हो रही है। और शायद अगर आप पिछले 7-8 महीनों की देश में राजनीति देखेंगे, देश के अगर आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखेंगे, तो आपको बहुत से ऐसे मुद्दे मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम फ्रिक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कर्नाटक अगर आप देख लें तो वीर सावरकर का जो मुद्दा है वो बीजेपी ने वहाँ पर बहुत तेज़ी से उठा रखा है, और उसकी वजह से टेंशन है। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में ज्ञानव्यापी का जो मसला है वो फिर एक बार सामने आया है। राम मंदिर भी बनना है जो 2024 से पहले बन जाएगा। केरल में और आप कह सकते हैं कि बंगाल में, इन दोनों जगहों पर जो काडर्स की लड़ाई है, आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, इसने भी देश का माहौल ख़राब किया। और इन सबके बीच राजस्थान में जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, पैगंबर साहब पे जो रिमार्क्स हुए थे और नूपुर के, और उसके बाद जो वहाँ बड़े बड़े धरने प्रदर्शन, और उसके बाद जो नृशंस हत्याएं हुई, वहाँ पर हत्या हुई, वो सब लेकर एक ऐसा माहौल राजस्थान में बना है जो मुझे लगता है कि इस सांप्रदायिक माहौल को मध्य भारत में बढ़ा रहा है। और बीजेपी के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर जो ये जो योगी जी का जो बुलडोज़र मॉडल है, ये भी कहर बरपा रहा है। और ख़ासकर अब सबको पता है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर और वॉशिंगटन पोस्ट से और दुनिया भर के अखबारों को, लोगों को ये चीज़ पता लग गई है कि ये बुलडोज़र किस पे चलता है, क्यों चलाया जाता है, इसका लाभ क्या होता है। तो ये बुलडोज़र पॉलिटिक्स भी है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि माहौल जो है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहा है। देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और इसी मसले पर कि जो कम्युनल कार्ड खेलने की तैयारी हो रही है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को, राहुल गांधी को उसमें ट्रैप किया जा रहा है। राहुल गांधी जब सावरकर की बात करते हैं या वो जो आरएसएस की चड्डी जलाते हैं, उसका लाभ बीजेपी उठा रही कहीं ना कहीं। तो क्या बीजेपी ट्रैप कर रही है? क्या राहुल गांधी को फिलहाल 7-8 महीने के लिए इसको अवॉइड करके मेन मुद्दों पर आना चाहिए? इन्हीं सब को लेकर, इन सवालों को लेकर मैंने भाव से जानने की कोशिश करी कि भाई आखिर महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में
पल्स क्या है, और कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है और बाकी विपक्षी दल हैं, उनकी लाइन, पॉलिटिकल लाइन क्या होनी चाहिए? सुनते हैं बाबू को। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक वानखेड़े, परिचय के कतई मोहताज नहीं है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक बार फिर बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का सहारा लेगी? क्योंकि जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उससे बचना चाहती है बीजेपी। दीपक भाई, इस सवाल पे मेरा एक जवाब है आपको। बीजेपी सिवाय कम्युनल कार्ड खेलने के और क्या कर सकती है? बीजेपी के पास कुछ भी नहीं। जब आप राजनीति करते हो तो आप कोई इश्यूज उठाते हो। मुझे याद है जब लोगों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया था विपक्ष ने, तब इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और इस गरीबी हटाओ के नारे ने विपक्ष को हटा दिया। फिर इंदिरा बड़ी ताकत के साथ वापस आ गई सत्ता में। ऐसा कौन सा एजेंडा है? क्योंकि 2014 से लेकर 2022 तक सिर्फ बयानबाजी चल रही है, जुमलेबाजी चल रही है और हवाबाजी चल रही है, यदि शुद्ध हिंदी में कहे तो। अपने मन की बात चल रही है, जन की बात कोई नहीं करता। कोई भी आज अभी वो जानवर के ऊपर, गाय के ऊपर एक नया वायरल फीवर आ गया है, सैकड़ों के हजारों के तादाद में गाय मर रही है, किसी को कुछ नहीं है। बाढ़ के प्रकोप में कई लाखों एकड़ खेती खत्म हो गई है। पंजाब में धान के ऊपर एक कीड़ा लग गया जिसके सैकड़ों हजारों हेक्टेयर के धान लोगों ने कटवा दिया, बर्बाद कर दिया खेती में। उस किसान की तरफ देखने के लिए कोई नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो इंपोर्ट भयानक बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बहुत बताते हैं बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो फिर भी इतना गैप ज्यादा है कि हम कहीं नहीं टिकते। कर्जे लगातार देश पे बढ़ रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम में नए नए चार्जेस लग रहे हैं, रेलवे से लेके एयरपोर्ट के किराए बढ़ रहे हैं। अभी जो आज का जो फिगर आया है अगस्त महीने का, रिटेल इन्फ्लेशन 7% के ऊपर है, जो महंगाई का दर है 7% के ऊपर है रिटेल में, आम आदमी तरफ से। रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों के लिए नई एग्जाम चालू हो गई, लेकिन सीटें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। तो सभी जगह एक डिफिशियंसी क्राइसिस है। हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, बाकी चीजें बहुत कम होती जा रही है, और सब ठीक है का नाम नारा लगाते हैं। और फिर क्या होता है, कभी ज्ञानवापी मस्जिद, कभी नुपुर शर्मा को लेकर राजस्थान जलता है, तो कभी महाराष्ट्र के विदर्भ में अमरावती में वो राणा जो एक फ्रंट फेस है बीजेपी का महाराष्ट्र में, विदर्भ में, वो लव जिहाद का एक मामला उठाती है। बाद में पता पड़ता है वो लड़की अपनी दोस्त के साथ भाग गई थी, वो वापस आ गई। पूरा कोस्टल कर्नाटका में हिंदू मुसलमान इतना हो गया है कि हिंदुओं के मेले में मुसलमानों को दुकान ही नहीं दी जाएगी, और मंदिर में परफॉर्म करने के पहले पूछा जाएगा कि तुम्हारा धर्म क्या है और जाति क्या है। नहीं तो बिस्मिल्लाह खान, यदि ऐसा ही होता तो बिस्मिल्लाह खान सुबह सुबह काशी विश्वनाथ को सुबह अपनी सेनाई के बलबूते पे उठाते नहीं थे। तो लगातार प्रयास यही चल रहा है, और सरकार बात कुछ और करती है और तमाम इन लोगों को खुली छूट देके रखी है। और यही कारण है कि विपक्ष जो एक विकास के मुद्दे पे लड़ना चाहिए, विपक्ष को जो देश के अंदर जो बात हो रही है, जो समस्याएं हैं देश को, उसको सामने रख के बात हो रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष इनके ट्रैप में आता होता दिखाई देता है। यदि कोई एक आध पैगंबर के बारे में कोई बात हैदराबाद में होती है, तो ओवैसी के पार्टी के लोग सर पे तन पे सर नहीं रहेगा की घोषणा देते हैं। ओवैसी उनको कंडम करता है, वो लगातार उनको कहता है कि ये मेरे पार्टी में ऐसे लोगों को जगह नहीं, लेकिन वो पार्टी में बरकरार है। जैसे गोडसे को महिमा मंडित करने वालों को पार्टी में जगह नहीं है, मोदी जी लाख बार बोलते हैं, लेकिन वो सांसद बनी हुई है और रोज गोडसे का मंथन कर रही है। हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत किस लिए जोड़ी जाती है? भारत किसी भी चीज को जोड़ने के लिए हिंसा का उपयोग नहीं होता, प्यार और स्नेह का लेप ही जोड़ता है जी। ऐसे में आरएसएस की जो खाकी निकर है, उसको आग लगाई हुई निकर को ट्वीट करके आप कांग्रेस वाले भी क्या संदेश देना चाहते हैं? या पादरी कहते हैं कि एक ही भगवान है विश्व में और वो है जीसस है। तो जितने भी क्रिश्चियन है उनके लिए जीसस है, जितने मुसलमान है उनके लिए अल्लाह है, और जिनके लिए जितने भी हिंदू है उनके लिए तो निराकार ओंकार है। हर धर्म में अपनी अपनी बात है, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे जब किसी धर्म की बात करते हैं तो फिर वो धर्मान बात हो जाती है। महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, वो बोलते हैं हमने हिंदुत्व के लिए तोड़ी, क्योंकि यदि शिवसेना एनसीपी बीजेपी कांग्रेस के साथ जाती है उद्धव ठाकरे वाली, तो हिंदुत्व की अलग हो जाती है। और वही
फडणवीस साहब जब एनसीपी के लोगों के साथ शपथ विधि में 80 घंटे की सरकार बनाते हैं तो फिर वो गैर हिंदू नहीं हो जाती। वैद्य साहब कहते हैं कि हिंदू ये धर्म नहीं है, हिंदू ये समाज है, समाज से राष्ट्र बनता है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है। गजब की परिभाषाएं रोज नई नई गढ़ी जा रही है। समाज में सभी प्रकार के धर्म और जाति होते हैं, अब समाज हिंदू कहां से हो गया? और हिंदू धर्म नहीं है तो फिर हिंदू धर्म की ध्वज पताका लेके क्यों चल रहे हैं? हिंदू यदि धर्म नहीं मानते, आपको जीवन पद्धति मानते हैं, तो कोई भी जीवन पद्धति, कोई भी किसी भी भगवान को माने, यदि वो हिंदू पद्धति से जीवन जग रहा है तो फिर आपको उसका ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन भाऊ, एक चीज जो आपने कही, आपने बहुत अच्छा समझाया कि बनारस में ज्ञानवापी है और कहीं राजस्थान में जो है वो पैगंबर को लेकर जो बाद में जो जुलूस निकाले गए थे, यानी नूपुर शर्मा का कार्ड खेला जा रहा है राजस्थान में, या वीर सावरकर का कार्ड कर्नाटक में खेला जा रहा है। हर स्टेट के हिसाब से दवा तैयार हो रही है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें बहुत भीड़ आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाई भी हुई है इतनी भीड़ से, और ये यात्रा जब कर्नाटक में आएगी, बीजेपी गवर्न स्टेट में आएगी, उसके बाद ये महाराष्ट्र में बढ़ेगी, वो भी बीजेपी गवर्न स्टेट है, और उसके बाद मध्य प्रदेश में आएगी, आपको लगता है कि राहुल गांधी को बहुत संभल के चलना होगा? उनको आरएसएस है या ये खाकी नेकर है, इस तरह की बयानबाजी से बचना होगा, आदरी पादरी की जो उन्होंने बातें करी जीसस वगैरह की, और राहुल गांधी को फोकस करना होगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, और जिस तरह का ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, जिस तरह से देश लुटाया जा रहा है अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों, इन मुद्दों से भटक कर अगर वो आरएसएस की नेकर और चड्डी पे बात करते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये एडवांटेज बीजेपी है। यही तो अमित शाह चाहते हैं, यही तो मोदी जी चाहते हैं कि आइए आप नेकर लेके आइए और जलाइए, उसके बाद हम बताते हैं। तो ये इस ट्रैप से, ये जो ट्रैप है आपको कितना खतरनाक लग रहा है? कि आपको लग रहा है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर बात तो वही हो जाएगी, वही हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? दीपक भाई, ये ट्रैप क्यों ले हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी का सोच ये नहीं हो सकता। राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो वामपंथी लोगों ने घेरा डाल के बैठाया, और कुछ लोग तो खास बीजेपी के पेरोल पे है, ऐसे लोग राहुल गांधी के लिए काम करते हैं। बीच में उनका वो एक रोहन गुप्ता करके था जो सोशल मीडिया हेड था जी, पता पड़ा कि वो ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हैं जो बीजेपी के बड़े दिग्गज लोग हैं। उनकी पत्नी उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थी, उस कंपनी के, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनी, बाद में उसको हटाया गया है, फिर स्पोक्स पर्सन बनाया गया है। तो ये कांग्रेस को ये तय करना होगा कि कांग्रेस को अपनी नीति पे चलना है कि वामपंथियों की नीति पे चलना है। बहरहाल अगर ये भारत जोड़ो यात्रा सफल रहती है, कामयाब रहती है, खासकर जब वो कर्नाटक पहुंचती है, मध्य प्रदेश पहुंचती है, राजस्थान पहुंचती है, और इधर नीतीश कुमार और शरद पवार और बाकी जो विपक्ष है ये भी मेहनत करता है, तो आपको 2024 का सीन क्या लग रहा है? मैं संक्षिप्त जवाब और उसके बाद में इस बातचीत को खत्म करना चाहता हूँ। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा यदि वाकई तमाम उन समस्याओं को लेके चले राहुल गांधी, तो ये वाकई एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा कांग्रेस के लिए, एक अपलिफ्टमेंट होगा, कांग्रेस का जनाधार भी बढ़ेगा, लोगों में एक उत्साह आएगा कि कोई लड़ने वाला है। दक्षिण में केसीआर ने मोर्चा संभाला हुआ है, उत्तर में नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला हुआ है, और मध्य में शरद पवार हुंकार मार रहे हैं। शरद पवार ने जब अभी पूर्व में ममता है, तो ये सभी दक्षिण पूर्व उत्तर दक्षिण सब दूर से घेरने की बाजी हो रही है। जब आप एक घेरते हुए लाते हो सबको, तो ये घेरा टूटना नहीं चाहिए। इसी घेरे में यदि बरकरार रहे तो आने वाला समय 2024 बीजेपी के लिए बहुत ही कष्टकारी समय होगा, और मुझे लगता है बढ़ती हुई देश के सामने समस्याएं जिसका निदान इनके पास नहीं है, मात्र हिंदू मुसलमान के भरोसे मुझे नहीं लगता नैया पार होगी, क्योंकि अब लोग थक गए हैं। 10 साल से लोग यही हिंदू मुसलमान देख रहे हैं, और विकास के नाम पे ढकोसला है। जो विकास और बाकी जो बातें होती है वो 0/0 सन्नाटा है, यदि मैं मध्य प्रदेश इंदौरी भाषा में कहूं तो ऐसे सन्नाटे में यदि कोई आवाज चीरती हुई आती है तो विपक्ष की, और उस विपक्ष की आवाज को यदि बल देते हैं, और विपक्ष को कुछ नहीं करना है, जनता के समस्याओं को जबान देनी है, क्योंकि जिस समस्याओं को केंद्र सरकार नकार रही है पहले सिरे से, उस समस्याओं को यदि जबान दी है तो जनता को लगेगा हमारा जननायक आया है,
और इस देश में क्रांति होने में समय नहीं लगता। इंदिरा गांधी जैसे प्रख्यात पूरे देश भर व्याप्त नेता को लोगों ने दरकिनार कर दिया, यहाँ लोगों ने हटाया भी है। जब लोग मन में ले आते हैं कि कोई जननायक मिलता है, लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बीजेपी खेलती है कि टीना फैक्टर है, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव इज देयर, अल्टरनेटिव हर राज्य में तैयार होगा, हर राज्य से लोग आएंगे और फिर जाके इसका एक अल्टरनेटिव होगा, और ये लोगों का विश्वास भी होने लगा है। इसीलिए केजरीवाल को भी बहुत भीड़ मिल रही है गुजरात में, नीतीश कुमार को भी भीड़ मिल रही है, केसीआर का हैदराबाद का आंदोलन रैली जबरदस्त हुई है, और राहुल गांधी के प्रचार यात्रा में, मतलब ये पद यात्रा में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और ये भीड़ 300-200 रुपए लेके लाने वाले लोग नहीं, ये भीड़ स्वयंभू आती हुई दिखाई देती है। ये बहुत बड़ा एक बदलाव का कारण दिखाई देता है, और ऐसा चलता जाए तो बीजेपी 200 क्रॉस कर दे, इसमें भी बड़ी अब आशंका लगने लगी है यदि वर्तमान की स्थिति देखें तो। बाकी ये जो फर्जी सर्वे है जो लोगों को गुमराह करने के लिए बनाए देते हैं, वो तो अपनी जगह। अब जैसा कि अशोक वानखेड़े की बातों से जाहिर है कि बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस या बाकी विपक्षी दल बीजेपी के अखाड़े में आकर कुश्ती लड़ें। और ये अखाड़ा किसका है? ये अखाड़ा है आरएसएस का, ये अखाड़ा है वीर सावरकर का, ये अखाड़ा है भगवा और हिंदुत्व का। वो चाहते हैं कि बात सावरकर पर हो, बात हिंदुत्व पर हो, आलोचना भी करेंगे, आप हमला भी करेंगे। अगर कांग्रेस आलोचना करती है, हमला करती है, सही तस्वीर बताती है आरएसएस को लेकर या सावरकर को लेकर, लाभ सिर्फ एक को ही मिलेगा, बीजेपी को। तो भाव का भी ये कहना है और लोगों का भी यही मानना है कि कोशिश करनी चाहिए मुख्य विपक्षी दलों को कि कम से कम थोड़ा सा परहेज करें 1.5-2 साल, और ये जो ट्रैप है इस ट्रैप से बचें, इसमें फंसने से बचें। बहरहाल वो राहुल गांधी को तय करना है, विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि क्या आपको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से बचकर जो देश के असली मुद्दे हैं, अडानी के, अंबानी के, क्रोनी कैपिटलिज्म के, भ्रष्टाचार के, सरकारी संपत्तियों को बेचने के, या फिर महंगाई के, बेरोजगारी के, अर्थव्यवस्था के, प्रोडक्शन के, एक्सपोर्ट्स के, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए या फिर कम्युनल कार्ड पे, ये तय बहुत कुछ विपक्ष को भी करना है। अब दोस्तों, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर नीतीश कुमार जिस तरह से अपोजिशन को एक छतरी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पहली बार इन 8 वर्षों में जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है, वो अपोजिशन सेट कर रही है और बीजेपी उसका जवाब दे रही है। तो ये एक अच्छे लक्षण हैं विपक्ष के लिए कि एक अपर हैंड है उसको इस वक्त, जहाँ तक एजेंडा सेट करने की बात है। ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगे, भारत जोड़ो यात्रा है या विपक्ष जिस तरह से अपनी रणनीति बना रहा है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उन पर आपको, उन डेवलपमेंट्स को आपको बताता रहूँगा। मेरी कोशिश होगी कि सच्ची खबर बताई जाए, जो पर्दे के पीछे जो चीज़ें हो रही हैं, जो गोदी मीडिया नहीं बताती, वो आप तक पहुँचाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिए, अपने आइडियाज़ लिखना ना भूलिए, अपने सजेशंस ज़रूर बताइए मुझे कि आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं। बाकी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन अगर आपने क्लिक नहीं किया आइकॉन तो उसको ज़रूर क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।